नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के बाद अब सबकी नजर 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी है। इस बीच सामने आए एग्जिट पोल ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। कई सर्वे एजेंसियों ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई है। कई एजेंसियां दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर जीतने वाले हैं, तो वहीं इस सीट के जातीय समीकरण को देखें तो बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। बीजेपी का गढ़ बरकरार रहने वाला है। साथ ही 5 से ज्यादा एग्जिट पोल के मुताबिक बांकीपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय जरूर रहा, लेकिन बढ़त प्रशांत किशोर के खाते में जाती दिख रही है। सर्वे के अनुसार जनसुराज को करीब 40% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी 35% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर और आरजेडी लगभग 20% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर दिखाई गई है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल का अनुमान है और अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही होगा। पर क्या ये सारे एग्जिट पोल सच होने वाले हैं या सारे एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं? तो क्या है बांकीपुर का हमारा एग्जिट पोल? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तमाम एग्जिट पोल अब तक सामने आ गए हैं और हर ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा बांकीपुर में? देखिए, ऐसी स्थितियां तो नहीं है, लेकिन पता नहीं जो एग्जिट पोल करने वाले लोग थे वो किन बूथों पर गए, कहां पर वो पीला गमछा देखा और भगवा गमछा दूसरी जगह देखा, किन लोगों से सैंपल सर्वे किया और कितने लोगों का सैंपल लिया, ये इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आप प्रशांत किशोर की जीत की बात कर रहे हो तो मार्जिन कभी 5 से 10% नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर अगर जीतेंगे तो बड़ी बहुमत से जीतेंगे। अगर प्रशांत किशोर हारेंगे तो भी उनके हारने का बहुमत ज्यादा ही होगा। यानी ये अस्पष्ट तरीके से जो सारे एग्जिट पोल दे रहे हैं कि नहीं 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को, 40% वोट प्रशांत किशोर को, कोई कह रहा है 37% वोट भारतीय जनता पार्टी को, कोई 40 से 41% वोट प्रशांत किशोर को, और आरजेडी कहीं रेस में नहीं है, 10 से 15% वोट आरजेडी को मिल रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति इतनी भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि पीआर मैनेजमेंट बेहतर रहा है और जिस तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट प्रशांत किशोर ने किया, इसमें महारत हासिल है। प्रशांत किशोर ऐसे भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये आंकड़ों का खेल खेलते हैं। हमेशा से आंकड़ों की राजनीति प्रशांत किशोर ने दूसरी पार्टियों के लिए भी की है और अपनी पार्टी के लिए भी की। जब प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव के समय जब जनसुराज को लंबे समय तक ये संघर्ष की स्थिति में लाते हुए चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था देखो, सरकार बनाएंगी तो जनसुराज, अगर सरकार नहीं बना पाए तो हमारी असफलता, अगर 100 के नीचे सीट एनडीए को नहीं आती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जो तरीके इन्होंने दिखाए थे उस समय, यानी कि चुनाव के समय से वोटिंग तक, ये लगातार ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि नहीं जनसुराज तो इस बार सरकार बनाने वाली है, इसलिए ताकि लोगों का भरोसा ऐसा बढ़ जाए कि कुछ लोग जो कि वोट देने से पहले ये सोच रहे हैं कि नहीं बीजेपी को वोट देंगे, उनको लगना शुरू हो जाए कि नहीं जनसुराज इस बार जीत रही है तो सम्मान बचाने लायक वोट हो जाए। अभी वही स्थिति दिखी। बांकीपुर के अंदर प्रशांत किशोर की इतनी बेहतर स्थिति नहीं थी। अगर ऐसा होता तो प्रशांत किशोर आसान तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों की राजनीति करते होते, लेकिन ये मुद्दों से जैसे ही भटके वैसे ही लगने लगा कि नहीं पीके की अब उस लेवल पर जो संभावनाएं दिख रही थी, जो शुरुआती दौर पर जब ये आए और उसके बाद एक मुद्दा लेकर आए थे सम्राट चौधरी के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ये मुद्दा उठाए, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पहले वाले कैंडिडेट के खिलाफ कुछ दस्तावेज लेकर आए। बीजेपी जब उसी समय अपने कैंडिडेट को बदलने को मजबूर हो गई तो लग रहा था नहीं प्रशांत किशोर थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये जो चुनाव होगा वो प्रशांत किशोर वर्सेस नीरज सिन्हा के बीच नहीं है, ये प्रशांत किशोर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच है। क्योंकि अगर पर्सनालिटी की बात करें तो नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर के सामने मजबूत पर्सनालिटी के नेता नहीं है।
वो जमीन से निकले हुए नेता हैं, लेकिन ये चुनाव भी कोई मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं हो रहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा तो उसके लिए व्यक्तित्व देखा जाए। यहां पर चुनाव हो रहा था पार्टी के कैडर वोट और पार्टी के विरोध में पड़ने वाले वोट, इन दोनों के बीच कितने का अंतर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट थे और एंटी बीजेपी के वोट थे। अगर एंटी बीजेपी वोट एकजुट होकर प्रशांत किशोर के साथ भी जाए तभी भी इस बात की संभावना तो थी कि पूरी तरह से आरजेडी जैसे पिछले चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट से हारी थी, उसी तरीके से अगर पूरा वोट प्रशांत किशोर को पड़ता तभी भी ये थोड़े से जीत का मार्जिन कम हो सकता था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इस बीच जो वोटिंग हुए हैं उपचुनाव होने के कारण वोटिंग का परसेंटेज डाउन रहा। लोगों को थोड़ा सा निराशा रही कि ये सरकार बनाने या सरकार गिराने के लिए वोटिंग नहीं हो रही। ये एक उपचुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 35 से 40% वोट हैं तो इसका मतलब जैसे कि पहले के चुनावों में ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के पास 52 से लेकर 64% तक वोट अलग अलग चुनावों में रहे हैं। और वही स्थिति इस बार दिखाई पड़ रही थी कि अगर सारे के सारे वोट पोल होते हैं यानी 50% से प्लस वोट पोल होते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट में 50% से ज्यादा वोट मिलेगी। लेकिन अगर ये वोटिंग परसेंटेज 35 से 45% के बीच रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को 42 से 45% के बीच वोट मिलेगी। और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आ गए थे रेखा गुप्ता के बाद, क्योंकि आरजेडी ने उतना जोर नहीं लगाया और राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थी वो पहले भी चुनाव हार चुकी थी। और उसके साथ साथ वहां पर जो एंटी बीजेपी वोट था यानी कि जो मुस्लिम थे, यानी जो कुछ यादव वोटर भी था जो आरजेडी के साथ गया और कुछ वोटर ऐसे जो फ्लोटिंग हुआ करते थे जो कभी मुद्दे के आधार पर समय के आधार पर वोट दिया करते थे, उन लोगों में एंटी बीजेपी वोटर पूरी तरह से एकजुट नहीं रह पाया। क्योंकि पिछले चुनाव में तो एंटी बीजेपी जितने वोटर थे वो सब लोगों ने आरजेडी को वोट दिया, महागठबंधन के कैंडिडेट थी। इस बार स्थिति वैसी नहीं रही, आरजेडी अपना चुनाव लड़ रही थी। अब सारे सर्वे वाले जब दिखा रहे हैं कि 15 से 18-20% तक वोट, ये मिनिमम वोटिंग है कि 15 से 18-20% तक वोट अगर राजद को जा रहा है और 35 से 40% से ज्यादा वोट अगर प्रशांत किशोर को जा रहा है तो इसका मतलब है कि 55% से ज्यादा एंटी बीजेपी वोट गए हैं, जो कि बांकीपुर के लिए संभव नहीं है। क्योंकि वहां पर परंपरागत तरीके से बांकीपुर की सिर्फ बात नहीं है, पटना के अंदर जितने अर्बन असेंबली सेक्टर हैं वो सारे असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 55 से 60% वोटिंग कभी नहीं हुई। हाँ, अगर जीत हार का अंतर है, कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारती है, वो यादव बहुल क्षेत्र है, दियारा वाला क्षेत्र, दानापुर से आगे का क्षेत्र, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 40 से 45% तक वोट लाती है। 50 से 52% वोट जो लेकर आती है वो राष्ट्रीय जनता दल या वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार। तो ऐसी स्थिति में दिख रहा है कि ये जितने एग्जिट पोल किए गए हैं उसमें अगर एंटी बीजेपी वोट को 55 से 60% दिखाए जा रहे हैं तो क्या वहां पर इतनी स्थिति खराब हो गई भारतीय जनता पार्टी की ये 6 महीने के अंदर कि अचानक से सारे लोगों के अंदर गुस्सा आ गया कि नहीं नहीं यहां पर तो हम बीजेपी के विरोध में ही वोट देंगे? या फिर प्रशांत किशोर ने कोई ऐसा चमत्कारिक काम कर दिया कि विधानसभा चुनाव के समय जिसको 0 सीटें मिली थी, प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में आते हुए यहां सारे के सारे लोग इनके पीछे पीछे चलने लगे, जबकि अभी संभावनाएं पहले की तरह नहीं है। पहले संभावनाएं सरकार बनाने की थी तो कंफ्यूजन सब पार्टियों के लिए होता था। इस बार ये सरकार बनाने या बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर ने एक प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मजबूती से आए। तो इसलिए ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन 35 से 38% ये प्रशांत किशोर के पास वोट जाएगा, 42 से 45% के बीच भारतीय जनता पार्टी के पास वोट जाएगा और 15% से 18 या 20% के बीच ये राजद के पास वोट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आसानी से बांकीपुर का चुनाव जीत रही है, भले ही वोट की मार्जिन या फिर
ये जो वोट परसेंटेज की मार्जिन थोड़ा पहले से कम हो जाएगा। लेकिन जीत छोटी हो या बड़ी हो, जीत तो जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग समाप्त होते ही दावों का संसार बसाया जाने लगा है। जीत का दावा तो सभी प्रमुख पार्टियां कर रही हैं। पार्टियां अपने अपने चुनावी समीकरण और संगठन की ताकत पर भरोसा भी कर रही है। कोई इसे सत्ता की लहर बता रहा है तो कोई इसे बदलाव की लहर बता रहा है। वैसे तो मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भविष्य को ईवीएम में बंद कर दिया है। अब 3 अगस्त को पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।